हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में भी आप 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहले है कि बताना है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया था। देखिए, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक दो बात समझ लीजिए, 1924 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन नाम की भी स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, उन्होंने 1924 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की थी। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पता ही होगा कि वे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, पारसी धर्म से है। देखिए, पारसी जो लोग हैं उनमें धार्मिक सुधार के लिए वर्ष 1851 में 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा का आरंभ हुआ था। ठीक है, अगर पूछे किसने किया था तो देखिए कुछ नाम आप ध्यान रखिएगा। नौरोजी फरदून जी नाम था उनका। ठीक है, नौरोजी फरदून जी। और आपके फिर ये दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली करके नाम था एक, ध्यान रखिएगा, एस बंगाली। ठीक है, ये सारे लोग ने किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे गोपाल हरि देशमुख जो है, समझिएगा इनके बारे में। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधार के प्रवक्ता थे। कौन? ये गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, जिनको आप लोक हितवादी नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेराजियो ने किया था। समझेंगे, यंग बंगाल आंदोलन के नेता और ये नौजवान एंग्लो इंडियन के जो मतलब थे, कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, ये जो हैं आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि भी कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस स्थान से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भीमबेटका से मिला है। देखिए, प्रागैतिहासिक गुफा जो शैल चित्र है वो कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का कहाँ, भोपाल के पास से ये भीमबेटका मिला है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी अगर यह पूछ ले, 1957 में हुआ था। किसने किया था? तो डॉक्टर विष्णुधर उनका नाम था, डॉक्टर विष्णुधर और श्रीधर कह सकते हैं कि ये नाम था उनका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भीमबेटका में लगभग 700 से अधिक ये जो शैल चित्र अगर पूछ लेता है तो 400 के आसपास, और 400 के आसपास मिला है। ठीक है, और 700 से अधिक ये शैलाश्रय मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चित्र पूछता है 400, शैलाश्रय कितना, लगभग 700 से कुछ ज़्यादा ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। समझेंगे, देखिए स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, यहाँ से हमेशा गैस निकलती रहती है और इसके आसपास का जो एरिया है वो प्रकाशित रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होता है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होता है। इस मानसून का जो विस्तार होता है स्टार्टिंग कब से होता है, तो यह आप समझ लीजिए जून से लेकर सितंबर तक रहता है इसका, ठीक है, जून टू सितंबर रहता है। और इस मानसून के कारण लगभग समझ लीजिए कि 74% के आसपास मतलब वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लौटते मानसून के साथ ही ये पूर्वी तट के तमिलनाडु तक मतलब वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम, ध्यान रखेंगे नागार्जुन श्रीशैलम। देखिए चेंचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में के जो वो वन्यजीव संरक्षण वाला क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है, ठीक है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी भी जनजाति है, ये ध्यान रखिएगा। चेंचू जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कृष्णा के सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर तक ये चलती है, ठीक है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र की जो पश्चिमी वाला जो पश्चिमी घाट है यहाँ से निकलकर और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये लगभग 1400 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे 1400 किलोमीटर मतलब चलती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, तो ये तुंगभद्रा हो गया आपका, घाट प्रभा है, भीमा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोयना हो जाएगा आपका, पंचगंगा, दूधगंगा और मूसी, ये चारों भी यहाँ पे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए जैसे आपका तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रभा है और एक और है जान लीजिए भीमा, ठीक है। तो ये सारे और ऑप्शन में जो आपको यहाँ पे ABCD है ये चारों इसकी ये कृष्णा की ये सहायक नदी ही है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही ये सारी नदी जो है ध्यान रखेंगे पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली, ठीक है। बस एक कावेरी जो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी दिया हुआ है, बस एक ये कावेरी जो है वो जब कावेरी जो है पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि कावेरी जो है ये दक्षिण पूर्व की ओर जो मतलब बहने वाली जो नदी है कावेरी, मैंने आपको देखिएगा दक्षिणी पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर ये बहती है, ठीक है। यह जो है दक्षिण भारत की बस एक ऐसी नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है, ध्यान रखिए किसमें, कावेरी में सालों भर पानी रहता है और ये दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। बाद बाकी नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद जो है आपका 148 में दिया गया है कि नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक होगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस में दिया हुआ है, 148 में दिया गया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है कहाँ पर, किस देश में। ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में। भारत और अमेरिका दोनों जगह प्रचलित है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर होता है, क्या होता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है, पदेन होता है या फिर मनोनीत किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्वाचित किया जाता है। समझ लीजिए, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन नई लोकसभा जो गठन होता है उसकी जो बैठक होता है उसके बाद किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि वगैरह फिक्स किया जाता है और फिर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सदस्यों की शक्ति और विशेषाधिकार का अभिभावक भी माना जाता है। ठीक है, कौन? लोकसभा का स्पीकर जो होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, अगर पूछे कब किया गया था तो 4 जनवरी 1947 को किया गया था। ठीक है, और इसकी जो ये है किसने किया था ये पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रुबेला। रुबेला जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। बाद बाकी जैसे हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसेमिया है, ये सारे रोग जो हैं जैसे में कि आपका ये आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रोग पता होना चाहिए, एक ऐसा रोग होता है जो माता पिता से बच्चे को होता है, जन्म से ही रहता है, मान लीजिए मतलब उनको होना ही है, इस तरह का होता है बीमारी कोई ऐसा जो हो माता पिता को हो और बच्चे को हो ही जाता है, उसे ही आनुवांशिक रोग कहा जाता है। तो रुबेला बस एक ऐसा है जो आनुवांशिक रोग नहीं है इन ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माफ़ कीजिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है, बताना है पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24, अगर जोड़े में पूछ ले तो 12 जोड़ा और ऐसे पूछे तो 24 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा सही जवाब। देखिए, तापांतर के जो कारण होता है ना, पदार्थ में उत्पन्न वगैरह जो ऊष्मा ये मतलब ऊष्मीय होता है उसे ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसे आप ये कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी होता है, किलो जूल होता है, इन सब में भी आप माप सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर वाट का पूछ ले तो इसका मात्रक क्या होता है, तो वाट जो है ये इसका शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, होमोसेपियंस होता है। इसके बारे में थोड़ा अलग जानना है। देखिए, इसका नाम अगर पूछ ले किसने मतलब दिया था, इसका नामकरण किसने किया था, तो कार्ल लीनियस, आपको ध्यान रखना है, कार्ल लीनियस ने किया था। अगर ईस्वी पूछ ले कब किया था तो 1758 में किया था, 1758 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अपिक्को, ये चालूवाली नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये 1900 देखिए पर्यावरण संबंधी जागरूकता का जो आंदोलन मतलब हुआ था वो अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर जो कन्नड़ वाला एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी से। देखिए, रेड डाटा बुक जो होता है ना, जैसे कुछ पक्षी वगैरह कोई प्रजाति है जो गायब होने की कंडीशन पे है, उसे रेड डाटा बुक के ही द्वारा मतलब आप कहिए उसमें उसका मेंशन किया जाता है कितना है, कितना मतलब गायब हो चुका है। तो ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जो है ना लगभग 1 लाख, इम्पोर्टेंस इसका समझिएगा, 1 लाख कितना 5700 1,57,102, हाँ इतना प्रजाति का मतलब वो डेटा रखा गया था, जिसमें से कि आपका 28,338 प्रजाति लगभग गायब होने के कंडीशन पे आ चुका है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक का यही काम होता है कि ये जानकारी इकट्ठा करके रखता है, डेटा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना में कोर सेक्टर का अभिप्राय है, क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चयनित आधारभूत उद्योग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो शुभारंभ है वो किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 1998 में, 1998 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए जो जैसे कृषि के लिए जो पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसान ये बात एक और जान लीजिए कि कृषि के लिए जो ये है, कृषि के अलावा जो पशुपालन है, फिर आपका ये मत्स्य पालन होता है, मछली जो का जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी कृषि ये किसान क्रेडिट कार्ड का ये किया गया था, ऋण देना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और देखिए किसान क्रेडिट कार्ड का योजना जो शुभारंभ है वो 1998 में हुआ था। इसका मेन फोकस यही था कि किसान को कृषि वगैरह के किसी भी काम के लिए ना ऋण लेना पड़े तो बहुत ही इजी वे में ऋण मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्य सूची में रखा गया है। देखिए 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य सूची के विषय में इसमें रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 आया था, एक जान लीजिएगा 2006 आया था। इन्होंने सिफारिश किया था कि कृषि को समवर्ती सूची में लाया जाए, अभी तक लाया नहीं गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिनी लॉरेंस वक्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्राप्त किया है विश्व का पहला खेप, किस चीज़ का? ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल का पहला खेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सोशल मीडिया टूल किट जो है वो मतलब प्रकरण से संबंधित होने के एवं दिल्ली पुलिस कार्यवाही के कारण मई 2021 में चर्चित रहा। कहने का सिंपल सेंस है कि 2021 में कौन सा सोशल मीडिया था जो बहुत ज़्यादा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ट्विटर। ट्विटर क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए टूल किट जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, टूल किट क्या होता है कि एक ऐसा पंपलेट की तरह मतलब होता है जो किसी भी समस्या या कंडीशन को मतलब लाने के लिए एक पीडीएफ कह सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वैसा होता है, उसमें सारा कुछ दिया जाता है कैसे क्या करना है, और एक तरह का वो मतलब कहिए आप मैसेज रहता है, संदेश दिया जाता है। ठीक है, किस तरह से राजनीतिक मतलब विवाद वगैरह खड़ा किया जाना चाहिए, मतलब इस तरह का कुछ होता है। तो इसी के लिए जो है ट्विटर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेंटर की पेंटिंग नहीं, किसी नहीं माफ़ कीजिएगा, किस पेंटर की पेंटिंग है जिसका कि नाम है वीमेन सिटिंग नियर अ विंडो की नीलामी 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। समझिएगा फ्रेंड्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए स्पेन का एक चित्रकार एक था, नहीं थे, क्योंकि इनका वैल्यू समझिएगा। स्पेन के एक चित्रकार थे जिनका के नाम है पाब्लो पिकासो। इन्होंने 1932 में, आज से लगभग 90 साल पहले 32 में एक पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, जिसमें कि एक महिला है वो इसके खिड़की के बगल में बैठी हुई है। ठीक है, न्यूयॉर्क का एक जो मतलब क्रिस्टी फर्म करके है, उनके द्वारा जब ये नीलाम किया गया तो समझिए कि 103.4 मिलियन डॉलर में ये बिका था। ठीक है, जो लगभग आपका ये करोड़ नहीं बल्कि अरब में होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 103.4 मिलियन डॉलर में ये पेंटिंग बिका था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकन राष्ट्र में मई 2021 में ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8,000 व्यक्ति स्थापित हो गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांगो गणराज्य में। देखिए वहाँ पे क्या था, एक ये जो कांगो गणराज्य का जो एक ज्वालामुखी है माउंट न्यारागोंगो करके एक ज्वालामुखी था नहीं है, जो कि फटा, उसमें से गर्म लावा सड़क पर फैल गया, जिसकी वजह से कि एक शहर है कौन सा,
तो गोमो शहर है, वो शहर पूरा मानिए बर्बाद हो गया, 8,000 लोग को वहाँ से हट के दूसरी जगह पे जाना पड़ा। आज का लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोट में किस राशि के नोट सबसे अधिक हैं? लगभग 31.1% है। कौन सा राशि? ऑप्शन नंबर सी 500 का, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत में फिलहाल यही है, जो भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2020-21 का जो रिपोर्ट लाया उसमें बताया कि 500 रुपये का जो नोट का जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा 31.1% है। फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप, जो कि 2022 में होना है, डेट तो अभी फिक्स है नहीं, कुछ कोविड की वजह से आपको पता है डेट फिर कुछ आगे पीछे होने वाला है, तो अभी आप प्रैक्टिस डेट देख रहे थे 67वीं बीपीएससी के लिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, आप उसे एक बार ज़रूर प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो आप उसे भी देखिएगा। आपके ये 67वीं बीपीएससी के लिए ABC एकेडमी हमेशा समर्पित है आपके साथ। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।